जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए लगातार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की। इसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने भौतिक विज्ञान का पार्ट 1 पढ़ा, रसायन विज्ञान का पार्ट 1 पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का पार्ट 2, साथ ही साथ भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, पूरा का पूरा सिलेबस, साथ ही साथ आपको सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो PDF के माध्यम से इसी चैनल पर हल करवाए जा रहे हैं, तो जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और दोस्तों, बेहद ही ज़रूरी सूचना आपके लिए कि आप कमेंट ज़रूर किया करें। क्यों? क्योंकि अगर कोई कमी हो जाती है या आपको कोई असुविधा होती है तो हमें ये पता चल सके कि आपको क्या असुविधा हुई है, ताकि उसे अगले वीडियो में समाप्त किया जा सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान की, क्योंकि इसके पहले हमने द्रव्य पढ़ा हुआ था, द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ा हुआ था, प्रकृति पढ़ा था, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, जबकि कोलाइड क्या होता है, विलयन क्या होता है, तत्व यौगिक मिश्रण तो हमने पढ़ चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलाइड विलयन के बारे में, है ना। उनके कुछ उदाहरण समझेंगे, अणु समझेंगे, परमाणु समझेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का यह ज़बरदस्त वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके अगर आपको कोई समस्या है या आपको ये वीडियो कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हमारा उत्साह वर्धन करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो। क्या कहता है यह वीडियो? बात करने वाले हैं हम कोलाइड विलयनों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका पहला पार्ट बन चुका है, तो ये सेकंड पार्ट है। मैं फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन आज हम शुरू करने वाले हैं जो पॉइंट, वो है बेटा आपका क्या, कोलाइड विलयन। क्या होता है कोलाइड विलयन, कैसे इसके एग्जाम्पल्स हम तय करेंगे, है ना, हम समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई। कोलाइड विलयन क्या होता है? तो कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण है, जिसके दो भाग होते हैं, एक होता है परिक्षिप्त अवस्था और दूसरी होती है परिक्षेपण अवस्था। क्या होता है, कैसे होता है, वो हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो कोलाइड विलयन वह विलयन है जो कैसा होता है, विषमांगी होता है। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त अवस्था और दूसरी परिक्षेपण अवस्था। इसमें होता क्या है, कोलाइड कैसे अलग है? विलयन हम जानते हैं, विलयन किसे कहते हैं? विलेय और विलायक को मिलाने से क्या बनता है, विलयन बनता है। विलेय और विलायक को मिलाने से क्या बनता है भाई, विलयन बनता है। तो ये तो हो गया विलयन कितने प्रकार का हो गया, है ना, वही हमें पढ़ना है। तो पहला विलयन क्या है, कोलाइड विलयन। कैसे पहचानेंगे इसे कि ये कोलाइड विलयन है, क्या पहचान होती है? तो जिसमें विलेय के कण, हमने पढ़ा था, विलेय वह होता है जो विलयन में, है ना, विलेय क्या होता है, जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे चीनी व नमक की बात हमने किया था। तो विलेय वह होता है जो विलयन में रहता है लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लक्षण नहीं दिखाई देता, गुण दिखाई देता है। मतलब हालांकि देखिए, लक्षण गुण क्या होते हैं मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। गुण वह होता है भाई जो दिखाई ना दे। जैसे मुझे खाना बनाने आता है, ये क्या है, मेरा गुण है। लेकिन मुझे बुखार है, ये क्या है, ये मेरा लक्षण है भाई। वैसे ही कोलाइड विलयन क्या होता है ना, इसमें जो विलेय होता है उसका कण बड़ा बड़ा होता है, मतलब दिखाई देने वाला समझ लीजिए एक तरीके से, है ना। जैसे विलेय भाई, चीनी को अगर आप पानी में मिला देंगे शरबत में, है ना, शरबत बनाने के लिए आप उसे मिला देंगे तो वो चीनी घुल जाती है, तो आपको चीनी के कण दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। लेकिन तो चीनी क्या है, विलेय है। मैंने विलेय अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। विलेय क्या होता है, विलयन का वह भाग जो समाप्त हो जाता है, जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है या जो मात्रा में कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विलेय।
है ना। तो कोलाइड विलयन में क्या होता है, यही विलय के कणों का आकार क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है ना। साइज में वो बड़े होते हैं, मतलब पूरी तरह से वो घुल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो प्रकाश का प्रकीर्णन भी करते हैं, प्रकाश को फैलाने का काम भी करते हैं। जैसे टिंडल प्रभाव भी इसी का एक एग्जाम्पल है। टिंडल प्रभाव समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, समझा रहा हूँ। देखिए, वो आप कभी जंगल वंगल या कभी हॉरर मूवी वगैरह आप देखते हैं तो देखते हैं ना, पेड़ जंगल में जाता है, दिन की बात मैं कर रहा हूँ, दिन में भी आप जाते हैं जब सूर्य का प्रकाश हो तो, है ना। सूर्य का प्रकाश होता है कि नहीं होता, सूर्य का प्रकाश होता है तो जब प्रकाश की किरणें उस पौधों से होकर गुजरती है ना, तो बहुत ज़्यादा घना ऐसा लगता है, बहुत कोहरा टाइप का हो जाता है ना, तो वो क्या है, वो है भाई टिंडल प्रभाव। मूवी आप राज देखिए, दिन में भी आप जंगल में जाते तो नहीं देखता कोहरा जैसा रहता है, तो वो उसका कारण क्या है, उसका मेन कारण क्या है भाई, टिंडल प्रभाव। आगे बात करेंगे इसके बारे में, इसके है ना परिक्षिप्त परिक्षेपण के बारे में बात करेंगे। माध्यम की अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कोलाइड का प्रकार कितने प्रकार का हो सकता है। देखिए, कोलाइड कितने प्रकार का होता है वो हम समझ लेंगे एग्जाम्पल के साथ। परिक्षिप्त क्या होता है, परिक्षेपण क्या होता है, उदाहरण के साथ ध्यान से समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहला पॉइंट, द्रव। जब आप द्रव को गैस के साथ मिलाएंगे, है ना, तो देखिए द्रव को गैस के साथ मिलाने पे क्या बनता है, कौन सा कोलाइड बनेगा भाई, एरोसॉल। कौन सा बनेगा, एरोसॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूछेगा क्वेश्चन कैसे, द्रव और गैस का कोलाइड विलयन क्या कहलाता है, कहलाता है एरोसॉल। पूछेगा एग्जाम्पल, आप बताएंगे कोहरा बादल। देखिए, केवल आपको बहुविकल्पी प्रश्न हल करने होते हैं तो क्वेश्चन यूं पूछ सकता है कि द्रव और गैस का मिश्रण कहलाता है ना, या कोलाइड विलयन कहलाता है एरोसॉल, फॉर्म, पायसॉल या फिर जेल। तो ऑप्शन आपका एरोसॉल इज द राइट आंसर। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से पूछ दे, एरोसॉल का उदाहरण है कोहरा, धुआं, शेविंग क्रीम, दूध, फेस क्रीम, रबर, स्पंज। हालांकि 4 ही ऑप्शन है, इनमें से कोई एक पूछेगा तो याद रखिएगा, द्रव और गैस का मिश्रण क्या कहलाता है, एरोसॉल कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कोहरा और बादल किसके मिश्रण, किसके, कौन सा विलयन है, वो एरोसॉल है। कैसे एरोसॉल है ना, क्योंकि कोहरा बादल उसके क्या है, एग्जाम्पल है। कोहरा को टच करिए, उसमें पानी की कुछ मात्रा होगी, जबकि धुआं जैसा भी कुछ होता है तभी ना आपको दिखाई नहीं देता, तो उसमें द्रव भी होता है, उसमें गैस भी होती है। तो जब द्रव और गैस हो जाए, है ना, देखिए द्रव की मात्रा ज़्यादा हो, गैस की मात्रा कम हो, तो वो कौन सा विलयन कहलाएगा, कोलाइड विलयन। कौन सा कोलाइड विलयन, एरोसॉल कोलाइड विलयन कहलाएगा। अभी समझते हैं। अब अगला पॉइंट समझिए, ठोस को, जब ठोस और गैस का विलयन हो, कोलाइड विलयन हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एरोसॉल। क्या बोलेंगे, एरोसॉल। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या रख सकते हैं, धुआं रख सकते हैं, धुआं। ठीक है, अगला धुआं उड़ा दीजिए, बिल्कुल। अगला है गैस का द्रव के साथ। जब गैस को, यहाँ देखिएगा द्रव है, गैस के साथ यहाँ गैस ज़्यादा होगी, द्रव क्या होगा, कम होगा। पॉइंट समझिएगा, पहले वाले में द्रव ज़्यादा था, गैस। अब वो वाली बात नहीं है भाई कि पानी कंबल पे गिरे या कंबल पानी पे गिरे, सेब चाकू पे गिरे या चाकू सेब पे गिरे, कटेगा सेब ही नहीं, वहाँ नहीं है भाई। ये साइंस है मेरे दोस्त, साइंस। द्रव के साथ गैस मिला, क्या बना, एरोसॉल। एग्जाम्पल कोहरा और बादल। ठोस के साथ गैस मिला, एरोसॉल। एग्जाम्पल धुआं। लेकिन गैस के साथ द्रव बना, क्या बना, फोम बना। फोम क्या होता है, कभी दाढ़ी वगैरह बनवाने जाइए, कभी देखिए जो नाई वगैरह होते हैं वो जो फोम का इस्तेमाल करते, प्रेस करते हैं, निकलता है ना लिक्विड जैसा, वो क्या होता है, वो है शेविंग क्रीम। वो किस अवस्था में है, वो कोलाइड है। कौन सा कोलाइड है, फॉर्म कोलाइड है। अगली बात कर लेते हैं भाई, अब द्रव के साथ द्रव का कोलाइड विलयन। द्रव के साथ द्रव का कोलाइड विलयन क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। द्रव के साथ द्रव मतलब द्रव में द्रव मिला हुआ हो, है ना,
द्रव में द्रव मिला हो। विलेय, देखिए कोलाइड का पहचान क्या है भाई, जब विलेय के कण क्या हो, बड़े बड़े हो। एग्जाम्पल समझो भाई, दूध, फेस क्रीम, है ना, दूध क्या है, द्रव के साथ द्रव को मिला दीजिए, दूध में वो क्रीम होती है ना, वो क्या होती है, विलेय होती है भाई, है ना। लेकिन उसके कण कितने होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, पायस का एग्जाम्पल है दूध, फेस क्रीम लगाते हैं ना, फेयर लवली, फेयर हैंडसम, है ना, बोरोप्लस, बहुत सारा एडवर्टाइज आता है भाई, कोई लगाइए, मुझे क्या करना है ना। हालांकि क्रीम वगैरह जितना कम लगाएं उतना बेटर है ना। वैसे जैसे दही लगा लीजिए, आंवला चेहरे पे लगा लीजिए, ताकि ये आपका ना मेलानिन को पूरा मेंटेन करके रखता है, आपके चेहरे के टाइटनेस या फिर ये जो लाइट होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, गर्मी वगैरह में आप ज़्यादा क्रीम लगाएंगे तो वैसे गर्मी से परेशान रहेंगे, सब अलग, है ना। शादी वगैरह का सीजन चल रहा है, अगर कोई, समझ रहे हैं आप, बाकी सब कहीं और बीजिए, आपको मुंह में पोंछने में फुर्सत नहीं, क्योंकि आपने क्रीम का इस्तेमाल किया। ये जितने भी आपके, है ना, ये जो छेद होते हैं ना हमारे स्किन पे, जो सुराख होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। पता चल जाता है कि भाई साहब ने पूरा मेंटेन करके आया है ना। तो पायस, द्रव का, द्रव में क्या है, द्रव में जब द्रव को मिलाते हैं कौन सा कोलाइड विलेन बनता है, पायस कोलाइड विलेन बनता है। एग्जाम्पल की बात करें, दूध और फेस क्रीम। समझ गए कि नहीं समझ गए। आगे बात करते हैं ठोस का द्रव में। ठोस का द्रव में जब ज़्यादा ठोस हो और द्रव कम हो, उसे क्या बोलते हैं, सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सॉल बोलते हैं। साल ओढ़ने वाली नहीं, है ना, ये साल ईयर वाला भी नहीं, है ना। ठोस को द्रव में मिलाते हैं, क्या बनता है, सॉल बनता है। अगर एग्जाम्पल की बात कर ले हम तो क्या, कीचड़, क्या है, कीचड़ है। कीचड़ में देखते हैं ना भाई, नाले वगैरह का पानी आप उठा के देखते हैं तो कीचड़ में क्या होता है, मिट्टी भरी हुई होती है, बहुत, है ना, इधर तमाम तरीके की ठोस चीज़ें वो ज़्यादा होती हैं और पानी की मात्रा कम होती है। तो जब ठोस ज़्यादा हो और द्रव कम हो तो उसे क्या बोलेंगे, सॉल बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, कीचड़ है। आगे बात करेंगे, गैस के साथ ठोस को मिलाया जाए। अब देखिए यहाँ क्या था भाई, ठोस के साथ, है ना, यहाँ गैस के साथ द्रव को मिलाया तो क्या मिला था, फॉर्म मिला था। यहाँ क्या है, गैस के साथ ठोस को मिलाया, क्या बना, फॉर्म बना। कौन कौन एग्जाम्पल है, रबर और स्पंज। समझ रहे, गैस के साथ ठोस मतलब गैस की मात्रा ज़्यादा हो। स्पंज में देखते हैं ना, जगह जगह गैप होता है, तो उसमें क्या भरी हुई है, हवा, तो गैस ज़्यादा है लेकिन ठोस क्या है, कम है। तो जब गैस की मात्रा ज़्यादा होगी, ठोस की मात्रा कम होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, फॉर्म ही बोलेंगे। लेकिन एग्जाम्पल की बात करें तो रबर और स्पंज बोलेंगे। क्रिटिकल ना बनाइएगा, फॉर्म की दो कंडीशन आ सकती हैं। पहला क्या होना चाहिए, गैस के साथ द्रव होना चाहिए, दूसरा गैस के साथ ठोस होना चाहिए। ठोस वाले में क्या होगा, जब गैस की मात्रा ज़्यादा होगी, देखिए जो पहले लिखा है ना, ये इसकी मात्रा एकदम ज़्यादा वाली है, इधर वाले का मात्रा कम वाली है। ठीक है, तो अब गैस की मात्रा ज़्यादा है, ठोस की मात्रा कम है, इसका मीन क्या हो गया, क्या बन गया, फॉर्म बन गया। एग्जाम्पल की बात करें तो रबर और स्पंज। समझ गए ना आगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेकर आया हूँ और मेहनत काफ़ी हो रही है, तो आप लोग भी थोड़ा सा भाई सपोर्ट कीजिए, है ना। आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल आगे चलने वाला है। चलें आगे बात करते हैं द्रव के, है ना। अगले बात करते हैं अगले वाले कोलाइड विलयन की। तो द्रव को वो ठोस में मिला दिया, द्रव को ठोस में मिला दिया, क्या बन गया, जेल बन गया। जेल बन गया, कौन सा विलयन, कौन सा विलयन, जेल विलयन। एग्जाम्पल की बात करें, पनीर और मक्खन। पनीर और मक्खन, द्रव में क्या है, ठोस है। पनीर कहाँ से निकाली जाती है, पनीर कहाँ से निकाली जाती है, दूध को फाड़ के निकाली जाती है। तो द्रव की मात्रा, पानी, दूध पूरा पानी था, उसमें ठोस मिला हुआ था, तो वो क्या कहलाएगा, जेल कोलाइड विलयन कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो पनीर और मक्खन। अगला ठोस के साथ अगर आप ठोस को मिलाते हैं तो क्या कहलाता है, ठोस सॉल कहलाता है। जब एक ठोस के साथ दूसरे ठोस को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, ठोस सॉल कहलाएगा। हालांकि ये प्रयोगशाला में रेयर केस में मिलाए जाते हैं, ये प्राकृतिक तरीके से पाए जाते हैं,
जैसे रत्न पत्थर, है ना, टाइल्स वगैरह आप देखते हैं, है ना, जो कुछ बनाई जाती हैं कुछ ऐसी होती है जो प्रकृति में हमें स्वयं मिलती है। तो जब ठोस के साथ ठोस मिलता है ना भाई, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है ठोस सॉल। ये थे आपके कोलॉइड विलयन के कुछ प्रकार जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे बात करने वाले हैं हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। क्या होता है भौतिक परिवर्तन, क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? समझने से पहले ये समझ जाएं कि भौतिक क्या होता है, रासायनिक क्या होता है ना। भौतिक का मीन होता है भाई, भौतिक वह होता है जिसे आप छू सके, महसूस कर सके, परिवर्तन कर सके, वो क्या है, भौतिक है। रासायनिक की बात करें जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, है ना, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रासायनिक। परिभाषा समझ जाइए भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसी अवस्था जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त न कर पाए उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपनी, है ना, अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त, सॉरी एक मिनट समझ जाइए, थोड़ा सा मिस गाइड, है ना। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले, वो भौतिक परिवर्तन। जबकि ऐसी अवस्था जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त न कर पाए, वो रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर हो जाना। जैसे मोमबत्ती आपने जलाया होगा, है ना, मोमबत्ती जब जलाएंगे तो मोम क्या हो जाती है, पिघल जाती है। अब जब मोम पिघल जाती है तो उस मोम को फिर से हम मोड़ के ना मोमबत्ती बना सकते हैं, ठीक है। तो मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो भौतिक परिवर्तन। और जिसमें कोई वस्तु अपने कोई पदार्थ है वो अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता तो वो रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही बना देंगे लेकिन फिर दही से दूध बना सकते हैं, कतई नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, ये आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए कभी कभार पूछ देता है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए। देखिए अगर आप ये कहेंगे कि मोम का पिघलना वो भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना वो भौतिक भी है रासायनिक भी है, समझ लीजिए। आप अगर यहाँ कर देंगे तो गलत हो जाएगा आपका। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन? तो भौतिक रासायनिक वो दोनों है। कैसे, मोम का पिघल जाना, मोम तो पिघल गई, दोबारा प्राप्त कर लेंगे मोम, तो ये भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक कैसे है, तो रासायनिक कैसे है, अब जब मोमबत्ती जब जलेगी तो उसकी जो अंदर की बत्ती होती है वो तो खत्म हो गई ना, वो प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर पाएगी नहीं। आग जलाने के लिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के आप जला नहीं सकते। तो उस समय जो ऑक्सीजन, उस मोमबत्ती को जलाने में जितनी ऑक्सीजन प्रयोग में लाई गई थी उसकी हम दोबारा प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, है ना। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक और रासायनिक दोनों हो गया, है ना। तो ये थे आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल याद रखेंगे जरूर से, है ना। जैसे दिया है आपके बुक में दिया है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, कठोरता, घनत्व, गलनांक। भाई मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक किसे कहते हैं, जिसे आप छू सके। तो किसी वस्तु का रंग आप देख सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। गलनांक, है ना, कोई चीज़ ठोस है उसे द्रवावस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। नहीं अगर आपको आ रहा है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं सारे वीडियोज़ के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सारा का सारा सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ पक्का श्योर आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। आप एक सीट कंफर्म निकालने वाले हैं, ये मेरी आप लोगों से उम्मीद है, ठीक है। चलिए, तो भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया, रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया। ध्यान क्या देना है भाई, केवल ध्यान ये देना ना कि भौतिक परिवर्तन क्या हो, जिसमें कोई वस्तु पहले जैसी हो जाए वो भौतिक, और जिसमें कोई वस्तु पहले जैसी ना हो पाए वो रासायनिक। बस सारा ध्यान, सारा खेल इसी का है। चलिए परमाणु संरचना की बात करें, क्या होती है परमाणु की संरचना, परमाणु क्या होता है। तो परमाणु और अणु समझ लीजिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे, ठीक है, विस्तार से समझ जाएंगे।
परमाणु क्या होता है। तो पहले परमाणु समझने से पहले आप अणु समझ लीजिए। अणु क्या होता है, तो हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, हमारे आसपास आप जितनी भी वस्तु देखते हैं वो किससे बनी हुई है, वो या तो अणु से बनी है या फिर परमाणु से बनी है। या तो वो अणु से बनी हुई है या फिर परमाणु से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन अब समझिए परिभाषा, अणु क्या होता है ना, परमाणु क्या होता है, अणु किसे कहते हैं। मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बीएड के एंट्रेंस के लिए इसे नहीं पढ़ाया था। ये मैं जब 9th का क्लास लिया था उसका वीडियो अपलोड है। आप चाहेंगे तो चैनल में जाइएगा और पूरा वीडियो आपको सारा मिलेगा। विस्तार से पढ़ाया गया है, कट पिट जरा भी नहीं किया गया, हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ाया गया, पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। प्यार बनाए रखिए, अपना योगदान देते रहिए। तो परमाणु की बात करते हैं, है ना, परमाणु की बात हम कर रहे हैं। तो परमाणु क्या होता है, पहले अणु समझ लीजिए। अणु वह होता है, किसी आदमी के दो लड़के, एक का नाम, बड़े वाले लड़के का नाम अणु है, छोटे वाले लड़के का नाम क्या है, परमाणु है ना। अब मेला ओला लग जाता है, बारात का सीजन है, तो बड़ा लड़का बेचारा बारात उरात कम जाता है। क्यों कम जाता है, इतनी जिम्मेदारी है, वो परेशान है। जबकि छोटा लड़का एड़ी रगड़ के चला जाएगा ना, मतलब चिल्ला उल्ला के रो दा के कैसो जाना है तो उसे जाना है, कोई रोक भी नहीं सकता उसे, है कि नहीं। हाँ भाई, आप लोगों में से किसी ने, कोई छोटा होगा उसने ये किया होगा, सभी ने किया है, कभी ना कभी हमने भी किया है, कभी ना कभी आपने भी किया है। हो सकता है कुछ ऐसे हो जो वीडियो देख रहे हैं जो आज भी ऐसा करते हैं। ऐसा है भाई, किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि जो आज भी एड़ी रगड़ के बारात जाने के लिए, मेला जाने के लिए झगड़ा करता है, नहीं ना करते हैं। हाँ अभी होंगे कुछ, धरती वीरों से खाली नहीं है। आगे चलते बात करते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तो दो लड़के हैं, एक का नाम अणु, एक का नाम परमाणु। अणु वह लड़का है जो बड़ा है, जिम्मेदार है, किसी मेला ओला में नहीं जाता। जबकि परमाणु क्या है, जिम्मेदार नहीं है लेकिन कुल मेला में जाता है। क्यों मेला, अब मेला को हम क्या समझेंगे, मेला को अभिक्रिया बताएंगे। मेला को क्या बताएंगे, अभिक्रिया। और लड़के, बड़े वाले लड़के को अणु और छोटे वाले लड़के को क्या बताएंगे, परमाणु। एग्जाम हम परिभाषा समझते हैं। अणु वह होता है, अणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, फ्री रहता है। अणु क्या रहता है, फ्री रहता है, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी मेला में वो नहीं जाता है। अणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में तो रहता है लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। उसे क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। जबकि परमाणु की बात करें, परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने खोजा था, तो 1808 में डाल्टन ने खोजा था। वो हम पढ़ने वाले हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे ना तो वो हम समझ जाएंगे। फिलहाल आगे समझते हैं, है ना। तो क्या था परमाणु, परमाणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आप कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन देखेंगे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे ना, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में आपको परमाणु मिलने वाला है, आपको कहीं पर भी अणु नहीं मिलेगा। समझ गए अणु परमाणु क्या होता है। तो अब समझते हैं परमाणु। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, है ना, चलिए डाल्टन, इन्होंने कहा था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे चल के फिर पता चला परमाणु के 3 मुख्य कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैसे खोज हुई थी, कैसे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्योंकि आपका सिलेबस इतना ही है, ज़्यादा हम डीपली जाएंगे तो हम पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, पूरा सिलेबस हम कवर नहीं कर पाएंगे। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, जहाँ से आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। आगे एक डायग्राम आपके सामने बना है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। डाल्टन ने क्या कहा था, सन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत अपना प्रतिपादित किया था। क्या कहा था डाल्टन ने, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु क्या है भाई, परमाणु अविभाज्य है। मैंने आपको बताया ना कि डाल्टन ने कहा था परमाणु क्या है, अविभाज्य है। ना तो उसे बनाया जा सकता है, ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई इसे और भी, देखिए
जैसे कोई भी चीज़ है, ये डस्टर है सपोज दैट, इसे थोड़ा सा छोटा सा काटा, फिर काटा, फिर काटा, काटा काटा, मतलब इसे इतना काट दीजिए कि एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि उससे छोटा इसे नहीं काटा जा सके। तो वैसे ही इन्होंने कहा था, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन भाई ऐसा नहीं था। फिर बाद में जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया तो पता चला कि नहीं, परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग नहीं है। अगर सबसे छोटा होता तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ से आ गए, है ना। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए अब मैं आपको लिंक दे दूंगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। परमाणु तथा मूल कण व खोज, है ना। परमाणु, उसके मूल कण कौन कौन से हैं मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके मूल कण कौन कौन से हैं और उसकी खोज किसने किया था। ठीक है, चलिए फटाफट अंदाज में ख़त्म करते हैं क्योंकि हमें अभी बहुत सिलेबस कवर करना। भाई इलेक्ट्रॉन खोज कौन किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, ये पॉइंट याद रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। ईट, ईट, है ना, ईट पर, ठीक है ना, चे, समझिए। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, जे टॉमसन ने किया था, ईट, है ना, जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज कौन किया था, प्रोटॉन, देखिए पास से क्या बनाएंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज कौन किया था, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। लेकिन ये पॉइंट गलत है, खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन नामकरण की बात करें, उसका नाम किसने रखा था, तो वो नाम किसने रखा था, रदरफोर्ड ने रखा था। समझ गए ना। अगर ये ऑप्शन में गोल्डस्टीन आ जाता है तो आप बेझिझक गोल्डस्टीन पे मारने वाले हैं, है ना। अगर रदरफोर्ड केवल आता तो आप रदरफोर्ड पे मारिए, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कहीं गोल्डस्टीन आपको दिख गया ना तो प्रोटॉन वाले में तो फटाक से क्या मारेंगे, गोल्डस्टीन मारेंगे। ये राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, और नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। तो ईंट पर नाचे। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था, चैडविक ने किया था। किसने किया था, चैडविक ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं। तो कल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज समझ में आ गई कि नहीं। ईंट पर नाचे। आवेश कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 × 10 की घाते -19, है ना। द्रव्यमान वजन कितना होता है, 9.1 × 10 की घाते -3, है ना। और पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है भाई इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में पाया जाता है, नाभिक के चारों ओर बाहर नाभिक के बाहर पाया जाता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना। जब आपको पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ना तो वो आपको मिल जाएगा। जबकि प्रोटॉन की बात करें, खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड। इसका आवेश क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये कैसा होता है, प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका आवेश क्या होता है, 1.6 × 10 की घाते -19। अगर द्रव्यमान की बात करें तो 1.65 × 10 की घाते -27 किलोग्राम। कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। जबकि न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर कोई आवेश नहीं होता, है ना। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.65 × 10 की घाते 27 kg। कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। एक पॉइंट और समझ लीजिए फटाक से, नाभिक में जो पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियन। समझ गए, क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियन बोलते हैं, क्योंकि नाभिक को न्यूक्लिक बोलते हैं। तो नाभिक में कौन कौन पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियन के नाम से भी जाना जाता है। ये थे दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के पॉइंट। आपका आधा से ज़्यादा रसायन विज्ञान खत्म हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है जिसे अगले वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे तो आपका रसायन विज्ञान पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आपका भौतिक विज्ञान एक वीडियो और लगेगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की तरफ, फिर हिंदी की तरफ, जीके की तरफ फटाफट अंदाज में। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं आ रहा है, चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक कमेंट आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, है ना। तो अगर अभी
तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो में कोई असुविधा है तो उसे क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि अगले वीडियो में हम आपकी असुविधा को दूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा, दिल लगा के पढ़िए हमारे चैनल का, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।